सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। पाकिस्तान की सियासत में इत्तेहाद हुकूमत बनाने के लिए हो या हुकूमत गिराने के लिए टूटते हुए देर नहीं लगती, और जब इत्तेहाद इख्तिदार के लिए हो तो उसके टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और लगता यही है कि हुकूमत गिराने के लिए बनने वाला अपोजिशन इत्तेहाद यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट भी टूटने के बहुत करीब है। नजरिए और मफादात का टकराव इतना बढ़ चुका है कि आसिफ अली जरदारी असेंबलियों से इस्तीफे देने से इनकारी हैं, नवाज शरीफ पाकिस्तान वापसी से इनकारी हैं और पीडीएम सरबरा मौलाना फजलुर रहमान इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च से इनकारी हैं। पीडीएम चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हारी और अब सेनेट ऑपोजिशन लीडर के लिए भी नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में मरियम नवाज ये कहती हैं कि पीडीएम का मुत्तफिका फैसला था कि सेनेट का ऑपोजिशन लीडर नून लीग का होगा। क्या कहती हैं मरियम नवाज, सुनिए। किसी की हार जीत के बाद इसमें कोई गुंजाइश नहीं है तब्दीली की, क्योंकि ये बात नहीं हुई थी कि कोई हार जाएगा तो ये फैसला तब्दील हो जाएगा। मुत्तफिका पीडीएम का फैसला था, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो मुस्लिम लीग नून का होगा। पीडीएम के लॉन्ग मार्च का आगाज 26 मार्च को होना था, जो अब पीपल्स पार्टी के असेंबलियों से इस्तीफों के इनकार के बाद मुलतवी कर दिया गया है और 26 मार्च को ही नैब में एक बड़ी पेशी होने जा रही है। मरियम नवाज की ने नैब की जानिब से तलबी के बाद हिफाजती जमानत करवाकर 26 मार्च को नैब में पेश होने का फैसला कर लिया है और मरियम नवाज काफिले की सूरत में जाती उम्रा से नैब दफ्तर जाएंगी। मरियम नवाज का कहना है कि वो 26 मार्च को नैब में पेश होंगी। 26 मार्च को लॉन्ग मार्च नहीं होगा, लेकिन इनको इतना डर था कि जिस दिन लॉन्ग मार्च था उसी दिन नैब ने मुझे बुला लिया है। इस बारे में उन्होंने क्या कहा, ये भी सुनिए। नैब का नोटिस मुझे 21 दिन का आया, 26 मार्च का। इतनी बुरी तरह डरे हुए हैं। 26 मार्च को लॉन्ग मार्च था ना, याद है ना? उनको लॉन्ग मार्च का इतना खौफ था कि 26 तारीख को ही मुझे नैब बुला लिया। तो मरियम नवाज पिछली बार नैब में पेश हुई थी, उस मौके पर भी वो काफिले की शक्ल में पेश हुई थी और काफिले में मौजूद गाड़ियों से पत्थरों भरी थैलियां भी बरामद हुई थी। क्या इस बार भी पेशी पर वही मंजर होगा या सूरत हाल में मजीद शिद्दत भी आ सकती है? क्योंकि इस बार मौलाना फजलुर रहमान ने भी मरियम नवाज की पेशी पर पीडीएम के कारकुनान को नैब पहुंचने का हुक्म दे दिया है। उनकी जानिब से क्या कहा गया है, जरा ये भी सुनिए। 26 मार्च को जब मरियम नवाज साहिबा पेश होंगी तो पीडीएम के तमाम पार्टियों के कारकुन मौजूद होंगे, हमारी अपनी पार्टी के कारकुन मौजूद होंगे। हज़ारों से नहीं लाखों तक इंशाअल्लाह अज़ीज़ कारकुन उसमें आएंगे, हम उनके साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ शाना बशाना होंगे। तो कल की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीडीएम की तमाम ही जमातें मौजूद थी, लेकिन पीपल्स पार्टी वहाँ मौजूद नहीं थी। मरियम नवाज भी वाज़े इशारा दे चुकी हैं कि जितनी कुर्बानियाँ देनी थी दे दी हैं, अब कुर्बानियाँ देने का नहीं बल्कि हिसाब लेने का वक्त आ गया है। अगर नैब ने गड़बड़ करने की कोशिश की तो नून लीग मुकाबला करेगी। ये भी सुन लीजिए कि मरियम नवाज ने इस बारे में क्या कहा। जितनी कुर्बानियां देनी थी दे चुकी, अब कुर्बानियां देने का नहीं, अब हिसाब लेने का वक्त आ गया। कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो मुस्लिम लीग नून और हम सब तुम्हारा भरपूर मुकाबला करेंगे। तो मरियम नवाज ये कह रही हैं कि अब कुर्बानियां देने का नहीं बल्कि हिसाब लेने का वक्त आ गया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की सोच में कितना फ़र्क है ये जानते हैं। रूबीना कायम खानी साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा शानदाना गुलजार साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। रूबीना साहब, अब ये पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है इस्तीफ़ों का फैसला तो अपनी सीसी में करेगी। कल भी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मौलाना साहब वहाँ मौजूद थे, मरियम साहिबा थी, पीडीएम के दीगर जमातों के लोग मौजूद थे, पीपल्स पार्टी वहाँ पर नहीं थी। क्या दूरियाँ पीडीएम से पीपल्स पार्टी की बढ़ रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। और हमेशा अगर आप देखें माजी में भी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही हमेशा जी अगर सीओडी की बात की है या पीडीएम की बात की है तो ये हम ही जो है एक बड़ी जमात होने के नाते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा इस तरह के इनिशिएटिव्स लेती रही है और हमारी कोशिश होती है कि जब अगर पार्लियामेंट अगर हम बात करते हैं या अगर किसी पार्टी का हमसे कोई इख्तलाफ राय होता है तो विद इन मैं समझती हूँ कि इस तरह का अगर जैसे अगर सीओडी होने जा रहा है या कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिस तरह से पीडीएम है तो उसमें 11 जमातें हैं और उसमें हर
पार्टी का अपना अपना एक राय है, तो उन सबको जाहिर सी बात है एक पॉइंट पे मुत्तफिक हो, किसी पॉइंट पे मुत्तफिक हो भी जाते हैं, किसी पे नहीं होते। हमारा ये स्टांस है कि अगर तो इस्तीफ़े अगर हमें देने हैं तो वो हमारा लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि विद इन पार्लियामेंट, विद इन अगर आप मतलब पूरे उसमें बात करते हैं तो आपकी एक बात की ऑथेंटिसिटी होती है। लेकिन अगर इस तरह से जो है वो मतलब आप सबसे पहले ही अपना जो पत्ता है जो मैं आखिरी वाला है वो रख दें, तो वो फिर मैं ये समझती हूँ कि वो गोल अचीव नहीं कर पाते जो आपको करना होता है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्योंकि एक आप देखें कि मतलब एक एक्सपीरियंस है हर चीज़ में। हमने जमहूरियत के ख़िलाफ़, जमहूरियत के लिए डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ जिस तरह से जद्दोजहद की है, जिस तरह से हम स्ट्रगल किए, तो हमें पता है कि कौन सा कदम किस वक्त लेना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं ये कहूँगी कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देख लें या शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को का विज़न की बात करते हैं, तो इसी तरह से आसिफ अली ज़रदारी साहब उनके जो है इंस्टीट्यूशंस में रह के उनसे जो है उन्होंने सीखा है कि किस तरह से हमें सियासत में पाकिस्तान की जो है वो रोल प्ले करना है। और उसमें आप देख लें कि यही हमारी जो लास्ट जो ख़ासतौर पर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाद जिस तरह से हमने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, वो उस वक्त की ज़रूरत थी। अगर उस वक्त हम अपने कारकुनों को घरों से बाहर निकालते और पूरे मुल्क में अगर वो अनारकी फैलाते तो वो सूट नहीं करता था हमें कि हम जो है वो पाकिस्तान का जो है अमन बर्बाद करें। लेकिन रुबीना साहब जाहिर है जो पीडीएम की दूसरी जमातें हैं, खास तौर पर मुस्लिम लीग नून, हमें वो तो कह रही है अब हमें का नारा लगाना था। बड़े एहतजाज करने के लिए या तहरीक चलाने के लिए किसी की जरूरत नहीं है कोई भी फैसला करें, क्योंकि अगर जल्दी में सियासत में अगर कोई भी फैसला कर ले तो उसमें आपको मुल्क को कौम को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। सियासी जमातें तो अपनी तौर पे आप देख लें कि कोई भी अगर आज दूसरी पार्टीज हैं, अगर वो कोई बाहर जाके बैठ जाएगा, कोई अंदर जाके बैठ जाएगा, कोई मतलब, लेकिन उसमें सफ़र कौन करती है? अवाम। तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके जो भी फेवर में बात होगी उनको सोचते हुए हम वो फैसला करेंगे। और ये जो है वो हम अपने मेंबरान से और तमाम पार्टी से और वो तमाम उसको देखते हुए उस सिनारियो को कि हमें क्या डिसीजन। रुबीना साहब सवाल यही तो है कि अब ये तहरीक चलते हुए कोई 7 महीने हो गए, 7 महीने ये तहरीक चलते हुए हो गए, इसका चार्टर बने कोई 6.5 माह हो चुके हैं, तो अब तक पीपल्स पार्टी ने अपनी सीसी में या अपनी सीनियर जो मेंबर्स हैं उनसे अभी तक ये डिस्कशन ही नहीं की कि हमें इस्तीफे देने हैं, या पीडीएम के लोग अगर हमारे सामने तजवीज़ रखेंगे तो हमें क्या जवाब देना है। तो अभी तक ये डिस्कशन नहीं हुई है, तो लगता नहीं आपको बहुत वक्त गुजर चुका है? देखिए, डिस्कशन की बात नहीं है। हमने कहा था कि बिल्कुल हमने इस्तीफ़ा देना है, लेकिन हमने देंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। वो हमारा लास्ट वो होगा कि हम जब अपना लॉन्ग मार्च कर लेंगे और तमाम तरीक़ों से जो है वो हुकूमत को प्रेशराइज़ करेंगे कि वो आवाम के लिए, और जिस तरह से मुल्क में जो हालात हैं, महंगाई के ख़िलाफ़ आप जो है वो तमाम इशूज़ के ख़िलाफ़ जो है वो जब आप बात करेंगे तो वो हुकूमत के ऊपर प्रेशर करेंगे कि उनको वो एक सही लाइन पे लेकर आए। लेकिन अगर फिर भी नहीं होता है तो वो फिर हमारा लास्ट ऑप्शन होगा कि हम इसको हुकूमत को जो है वो घर में बिठाएं। और यही मैं समझती हूँ कि सियासत की खूबसूरती है, क्योंकि जमहूरियत अगर इलेक्शन का प्रोसेस जिस तरह से भी हो, रेगिंग से हो, जिस तरह से भी सिलेक्टेड होकर आए हों ये लोग, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान का पैसा तो खर्च हुआ है, तो उसको सोच समझ के आप जो है वो डिसीजंस करते हैं। और इस्तीफों की बात आएगी, हम तो यही कहते हैं कि मतलब वो भी देंगे हम, लेकिन पहले कुछ और तरीके से, जिस तरह से लॉन्ग मार्च है, पहले एक जो है वो तो दूसरे ऑप्शन हम इस्तेमाल करें, फिर ये आखिरी ऑप्शन होना चाहिए कि हम इस्तीफे दें। सही, चलें मैं आपकी तरफ वापस भी आता हूँ, क्योंकि अब लग ऐसा रहा है कि सीईसी का जो फैसला आएगा पीपल्स पार्टी का वो यही होगा कि फिलहाल वो इस्तीफे देने के मूड में नहीं है। तो शानदाना गुलजार साहब, मरियम नवाज़ 26 मार्च को पेश होने जा रही हैं। मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि काफिले की सूरत में जाएंगे, पीडीएम के तमाम हज़ारों लाखों की तादाद में कारकुनान साथ जाएँ। वो मनाजिर अभी हमें याद है, जब पिछली बार वो पेश हुई थी, गाड़ियों से वो थैलियाँ निकली थीं, अब वो कह रहे थे उसमें फूल है, उसमें पत्थर भी मौजूद थे, और एक मैदान जंग बन गया था नैब दफ्तर के बाहर। ये फिर उसी तरह का मंजर हमें देखने को मिलेगा, और नैब ने भी एन उसी दिन 26 मार्च को मरियम साहिबा को बुलाया जिस दिन लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान किया गया था। शानदाना साहिबा जी, शुक्रिया इरफात साहब। देखिए, मरियम साहिबा की स्टेटमेंट के और मरियम साहिबा के जो लॉन्ग मार्च है उसके दो पहलू हो सकते हैं। एक पब्लिक पहलू है, यानी अवाम के लिहाज से, और एक है सियासी लिहाज से। पब्लिक लिहाज से मुझे लगता है कि ये उनका फेल दोबारा एक रिप्रेहेंसिबल, एक
नाकाबिले बर्दाश्त, एक नहायत ही गलत, गैर कानूनी और गैर जमहूरी अमल है। और मैं इसलिए बताती हूँ कि क्योंकि ये नैब का केस है तो ये अरबों करोड़ों रुपयों का होगा, लेकिन जो आम आपके क्रिमिनल कोर्ट्स में, सेशन कोर्ट्स में, लोअर कोर्ट्स में आते हैं लोग केसेस के लिए, पेशियां होती है डेली बेसिस में, कोई नई बात पाकिस्तान में नहीं है कि क्रिमिनल को, एक मुजरिम को आप अदालत लेके जाएं। लेकिन एक बैंड बारात बाजा लेके जाना, अगर अब ये पाकिस्तान में आप आम कर देंगे कि जी जिस पे भी केस हो वो जाए अपने सपोर्टर्स को लेके, वो उसका केस सच्चा हो झूठा वो तो अदालत बाद में फैसला करेगी। लेकिन जो ये हम अमल कर रहे हैं पाकिस्तान में, ये हम खुला दहशतगर्दी कर रहे हैं स्टेट की रिट के खिलाफ कि जी आपने हम पे केस किया, बेशक हो केस फिर जरदारी साहब ने किया हो, मरियम साहिबा पे या नून लीग ने किया हो, पीपल्स पार्टी पे गुस्सा PTI पे निकल रहा है या हुकूमत वक्त पे निकल रहा है, वो तो समझ आती है क्योंकि अब वो मजबूरन PDM में फंसे हुए हैं तो गुस्सा हम पे ही निकलेगा। लेकिन अगर आप इनका ठंडे दिमाग से इनकी हकीकत निकाल के देख लें तो ये वही केसेस जो एक दूसरे के खिलाफ पिछले 10 साल, जो उनकी 12 साल हुकूमतें थी ना, नैब रिफॉर्म किया और वो गुस्सा निकल रहा है। ये तो हो गया अवामी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखा जाए तो ये उससे भी शायद ज्यादा शर्मनाक बात है कि हम मतलब एम्बिशन को मतलब देख लें, इक़्तिदार की हवस को देख लें कि जी मैंने बरहुक और बैकरुक वज़ीर आज़म बनना है, चाहे उसमें कोई मेरी मेरिट ना हो, चाहे उसमें मेरी कोई मेहनत ना हो। और अगर पीपल्स पार्टी कहे भी ना कि हमने कुर्बानियां दी हैं तो चले जरदारी साहब शायद उसका क्रेडिट ले ना सके या ले सके, बट बाकी भुट्टो खानदान तो उसका ले सकता है ना क्रेडिट, जो उन्होंने जमहूरियत के लिए किया या जो अपने लिए किया। कुर्बानियां बेशक उसको फैमिली की हैं, अब उसको कोई मानता है नहीं मानता, उसको सियासी रंग देता है, उसको पैसे का रंग देता है, उसको करप्शन का, वो अलग बातें हैं, बट चाहते उनकी हैं। मरियम साहबा किस कुर्बानी की बात कर रही हैं? माजरत के साथ किसी को नहीं समझ आती। जो एक कुर्बानी देखी है हमने, जब से PDM का आखिरी इजलास हुआ था उसके बाद से गवर्नमेंट के लोगों के दिलों में बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर पीपल्स पार्टी के लिए पैदा हो गया। जैसे जरदारी साहब ने मियां साहब से वापसी का मुतालबा किया है, लेकिन वेल ये जो अब नैब ने 26 मार्च को बुलाया है, एक तवील अरसे से नैब भी नहीं बुला रहा था, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही थी, अदालत में नैब ये बता रहा है कि वो सियासी उनकी मसरूफियात नहीं, इसलिए हमने नहीं बुलाया। तो सियासी मसरूफियात से एहतसाब के दायरे का क्या ताल्लुक हो सकता है? उनको तो अपना काम करना चाहिए। देखें नैब के साथ हमारे हुकूमत वक्त का जी शंदन सर, आवाज कट गई बीच में। जी एहतसाब का जो इदारा है उसका क्या ताल्लुक होता है सियासी एक्टिविटीज से? किसी की सियासी एक्टिविटीज चल रही हैं तो एहतसाब तो अपनी जगह चलते रहना चाहिए, क्यों उनको नहीं नोटिस किया गया उस दौरान? बिल्कुल आप सही फरमा रहे। देखिए वजीर आजम ने पहले भी नैब के साथ अपनी फ्रस्ट्रेशन का, अपने गैर क्या कहते हैं राजी होने का कि ये क्या तरीका है, केसेस हल नहीं हो रहे, नतीजे आ नहीं रहे हैं और बदनाम हो रहे हैं हुकूमत वक्त की। तो नैब का काम है कि लोगों को वक्त पे इन्वेस्टिगेशन करे, उनके खिलाफ अगर कुछ नहीं है तो फिर उनको फारिग करे। ये लंबा क्यों खींचते हैं? ये तो देखिए बिल्कुल सही है। और अगर नैब इंडिपेंडेंट इदारा ना होता तो आपका क्या ख्याल है, जो PTI का रिफॉर्म ऑफ नैब और जो अकाउंटेबिलिटी हमारे 2 नारे थे, तो आपका क्या ख्याल है हम पूरे ना कर पाते? लेकिन नैब हमारे हाथ में इदारा है ही नहीं। PTI के लोगों को भी केस किया हुआ है, उससे भी ताखीर होती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि नैब के लिए ये फैसला करना कि जी हम सियासी एक्टिविटीज में नहीं आते, वो तो वहां तक तो ठीक बात है, लेकिन अगर आप सियासी एक्टिविटीज में नहीं आते तो फिर ये बात आगे से समझ नहीं आती कि ड्यूरिंग PDM की जो लॉन्ग मार्च की तैयारियां हो रही थी, सेनेट को स्कैटल करने की तैयारियां हो रही थी, उसमें उनको क्यों नहीं बुलाया गया? अगेन इससे हुकूमत वक्त पे बुरा नाम आता है, नैब पे नहीं आता। सही। तो अब रुबीना साहिबा, ये 26 मार्च को जो पेशी है, ज़ाहिर लॉन्ग मार्च तो अब हो नहीं रहा, मरियम साहिबा जाएंगी, मौलाना साहब कह रहे हैं कि PDM के तमाम कारकुनान मौजूद होंगे, पीपल्स पार्टी के कारकुनान भी जाएंगे मरियम साहिबा के साथ उस पेशी पर? देखिए बिल्कुल, अगर तो ये हमारी ये लीडरशिप डिसाइड करेगी और इंशाल्लाह अगर, क्योंकि जब PDM के कारकुन होंगे तो अभी क्योंकि PDM तो हम इकट्ठे हैं, अलायंस है हमारा, मरियम साहिबा के साथ अगर JUI के वर्कर्स होंगे तो पीपल्स पार्टी के भी होंगे, क्यों नहीं होंगे? सही। निहाल हाशमी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ये 26 मार्च को कितनी बड़ी तादाद में कारकुनान लेके जा रहे हैं और इनको ले जाने का मकसद क्या है? वो पिछली बार जब मरियम साहिबा पेश हुई थी, वो गाड़ियों से थैलियाँ भी निकली थी, आप लोग कह रहे थे फूल हैं, पुलिस वाले कह रहे थे वो पत्थर हैं, उसका भी फैसला नहीं हो पाया था। अब क्या करेंगे 26 मार्च को फिर जाकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब फैसला आप ही करते हैं कि फूल था या पत्थर था, तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा।
तो आप जब फैसला कर ले तो हमें ही बता दीजिएगा कि पूछता ये वो देखने वालों ने फैसला कर लिया होगा। वो तो नियाल साहब, अब वो जो नजर आ रहा था सबको दिख रहा था, सबने फैसला कर लिया होगा खुद ही देखकर, पाकिस्तान की आवाम ने। तो फिर आप जब पूछ रहे हैं तो फिर इसलिए तो मैंने आपसे दरखास्त की जनाब कि आप फैसला कर दें। सर आप अगर फैसला हो चुका है तो फिर ये सवाल बनता नहीं है, और अगर फैसला नहीं हुआ तो फिर ये जिम्मेदारी मैं आपको दे देता हूँ। अभी ये लाखों हजारों लोग ले जाने का मकसद क्या है नियाल साहब, अभी पूरे पीडीएम के कारकुनान? हाँ, मकसद चलिए ये आपसे नहीं पूछता हूँ, ये मैं ही बता देता हूँ। मकसद ये होता है कि जब सियासी अकाबरीन जाते हैं कहीं पे तो उनके कारकुन, उनके साथी उनके साथ जाते हैं इशारे एकजहती के लिए। और दूसरी बात, आप ये अगर सवाल मुझसे पूछते कि उनको क्यों बुलाया गया, तो वो जवाब बड़ा मुनासिब होता, टाइमली होता। तो ये अगर आप पूछे क्यों बुलाया गया, तो उनको बुलाया गया है धमकाने के लिए, डराने के लिए, चुप रहने के लिए, खामोश रहने के लिए। तो किस आइन और किस कानून के तहत वो बुला रहे हैं? आप किसी को भी चाहें तो बुला लें और बुला करके, खुदा ना करे अल्लाह ना करे कल आपको बुला लें और ऐसे ही कहते हैं कि जी आपकी जो लिविंग है बियॉन्ड मीन्स है, या कहते हैं कि आपके जो वालिद थे और उनके जो वालिद थे उनके जो यहाँ पे या कहीं पर भी कोई जायदाद थी या कोई बाईसाइकिल खरीदा था या मोटरसाइकिल खरीदा था, उसकी रसीदें दे दें। तो इसी तरह के ये भी बुलाहट है। आपको भी मुझसे ज्यादा पता है, आप माशाल्लाह जबरदस्त एंकर पर्सन है, जर्नलिस्ट है, आप जानते हैं कि ये नैब किसके ईमा पे क्यों काम करती है, क्या काम करती है, किस लिए काम करती है। सबसे पहले तो उन्हें अपने चेयरमैन के बारे में ही सारा मामला करना चाहिए, उसके बाद पाकिस्तान में 20 लोगों को बुलाया, उसके बाद फिर पीटीआई के जितने भी अहम रहनुमा हैं, जो जिम्मेदारान हैं, जो मुजरा हैं, जिन्होंने दवाइयों में करप्शन किया वो एफआईए ने पकड़ लिया, जिन्होंने चीनी में किया चीनी कमीशन ने पकड़ लिया, जिन्होंने पेट्रोल में किया वहाँ पे एफआईए ने कह दिया हाँ जी इसमें भी घपला हुआ है, जिन्होंने आटे में किया उनको तो बुला नहीं रहे, जिन्होंने मालम जब्बा में किया, जिन्होंने बीआरटी में किया, जिन्होंने नियाल साहब वैसे जितने अरसे से मरियम साहिबा सियासी तौर पर मसरूफ थी, सेनेट इलेक्शन चल रहे थे, ज़िमनी इंतखाबात चल रहे थे, जब इनको भी नहीं बुलाया गया, अगर डराने धमकाने के लिए बुलाना होता तो वो फिर उसी वक्त नहीं बुला लिया जाता? क्या ख्याल है जी? वो जब इशारा किया जाता है कि अब बुलाया जाए, ये तो बेचारे इशारे के मुंतजिर होते हैं, ये इशारे के मुंतजिर होते हैं। कई लोग आप देखें जो कैद में रहे हैं, प्रोफेसर थे, वाइस चांसलर थे, डॉक्टर थे, अच्छे खासे बिजनेसमैन थे, बुजुर्ग थे, उनको पकड़ के डाल दिया गया और कई वक्तों में तो उनके हाथ से हथकड़ी लगी नजर आई जब उनको मौत के बाद रिहाई मिली। मैंने क्या वहां से रिहाई किया, दुनिया से और जिंदगी से रिहाई मिल गई। तो सबसे पहले तो देखिए चैरिटी बिगान्स एट होम, वज़ील कुर्बा वली यतामा वल मसाकीन। सबसे पहले तो अपने घर से एहतसाब होना। इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि एहतसाब होना चाहिए वहाँ से, हुकूमत से, जिम्मेदारों से। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि नैब वाले जो है सबसे पहले इन लोगों का एहतसाब करेंगे जो चीनी, आटा, दवाई, पेट्रोल, आज लोग नारे लगा रहे हैं जिन्हें हॉस्पिटल के बाहर खड़े होके कैंसर के मरीज के हमें दवाई नहीं मिलती है। तो उसके लिए क्या नैब हरकत में आएगा? मेरे समझ में नहीं आता है कि जब मरीज चीख रहा है, जो लोग वो अपने मास्क के ऊपर जो इनके एक साहब थे उन्होंने इसमें करप्शन की थी, एक और खातून आई थी उन्होंने करप्शन की थी, और ये एडमिट करते कि हाँ इनके पार्लियामेंटेरियन खड़े होकर कौन नियाल साहब ये इतने ज्यादा एतराजात आपको अगर हैं इन लोगों पर और इन लोगों की करप्शन के सबूत या शवाहिद आपके पास मौजूद हैं, आपसे मुराद आपकी जमात के पास, तो फिर अदालत क्यों नहीं जाते आप इन लोगों के खिलाफ? अगर नैब इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा तो अदालतों के दरवाजे तो खुले। कौन सी अदालत की बात कर रहे हैं? जो साहब खुद सादिक और अमीन नहीं थे उन्होंने किसी को सादिक और अमीन बना दिया। तो आप मुझसे ज्यादा बाखबर हैं, आप बेखबर साहबी तो नहीं है, आप बेहतर जानते हैं। जब वक्त पड़ेगा हम आवाम की अदालत में गाहे बगाहे कितना उसने इत्तेफाक है कि लाहौर हाई कोर्ट में जब भी हमजा शहबाज साहब का की जमानत की दरख्वास्त होती है वहाँ से मिल जाता है आपको रिलीफ। मियाँ साहब का मामला वहाँ जाता है बाहर जाने वाला, वो उनको भी रिलीफ मिल जाता है। तो अदालतों से तो आपको भी इंसाफ मिल रहा है। आपको एक बुनियादी चीज बताऊं, जब मैं वकील हूँ, जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी तो हमने एक चीज पढ़ा था, नासिर असलम जाहिद साहब और वजीरुद्दीन साहब कहते थे कि लिबर्टी से बढ़ के कोई चीज नहीं होता। किसी हमारे एक मिसिंग पर्सन का जब केस होता था तो वो अरबों का केस एक साइड पे रख के कहते थे कि फ्रीडम से बढ़ के कोई चीज नहीं होता। बुनियादी चीज है किसी आदमी की आजादी को सल्व करना। आपने हमजा साहब की बात की, हमजा साहब 20 महीना यानी कि 2 साल रहे हैं और 2 साल में नैब ने क्या ढूंढ के निकाला उनके खिलाफ?
क्या कौन सबूत निकाले, कितने पैसे रिकवर किए, कितने सबूत निकाल लिए, आप बता दें कितना केस चला उनका? नहीं चला ना भाई। तो जब आप किसी को हफ्ते से बेजा में 20 महीना 2 साल रखें और उसके बाद आप कहें कि सॉरी वी आर गोइंग फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, और आप कहें कि जी हमें नहीं मिला, एक जो ऐसे केसेस नहीं, आप उनकी जो बीते हुए दिन है, मैं अल्लाह खुदा न खास्ता आप कभी जेल जाएं और आपको 6 महीने बाद कहा जाए या साल भर बाद कहा जाए कि जनाब सॉरी आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं फराहम उसका और आपको हम छोड़ देते हैं, बरी करते हैं, आपको वो साल भर कौन लेके आएगा? आपकी इज्जत तक कौन फालूदा कौन ठीक करेगा? आपके खानदान में जो नुकसान है उसका कौन खैमाजा भुगतेगा? तो ये एक आसान बात नहीं है, छोटी बात नहीं है, जिन पे बीतती है वो जानते हैं। सही। चलिए निहाल साहब, ये जो पीडीएम के मामला हैं, जरा ये भी मैं सवाल आपकी तरफ लेकर आता हूँ। पहले शानदाना साहिबा से जो नैब की कारकर्दगी पर आपने सवाल उठाए, इसका जवाब लेने। शानदाना साहब, अब ये हमजा शहबाज साहब 20 महीने रहे, कोई उन पर कोई ऐसा नैब कुछ साबित नहीं कर सका। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, एहसन इकबाल साहब, साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह, इन सबको तहवील में लिया गया, हिरासत में लिया गया और बाद में ये फिर अदम शवाहिद की बिना पर छूटते भी रहे। तो फिर ये सिलसिला ऐसे कब तक चलता रहेगा? शुक्रिया अरबाब साहब। 2-3 बातें हैं इसमें, मैं जल्दी बताऊंगी। एक तो पहले यह कि आपने कभी भी किसी भी नेशनल असेंबली में, चाहे हमारी हो चाहे उससे पहली हो, क्रिमिनल लॉ यानी कि CRPC PPC का रोना धोना नहीं सुना हो कि जी पाकिस्तानी गरीब अवाम पिट गई जेलों में, 10-10 साल जुडिशियल रिमांड में रहते हैं ताकि उनका केस जज सुन दे। वहां पे कोई नहीं रोता जब गरीब का मसला आता है। जब पाकिस्तान के 5, 20, 50 मालदार नैब की हिरासत में रहते तो फिर भी पाकिस्तान बर्बाद हो गया। अगर आप पैटर्न को देख लें कि कभी इस असेंबली में किसी ने कहा हो कि जी मेरे बेचारे नौकर ने मुझसे 15,000 चुराए और मैंने उसको माफ कर दिया, उस 15,000 रुपए की एवज उसको 15,000 कोड़े खाने पड़ते जेल में, फिर उसको टूटा भज्जा घर भेज देते हैं। ये आपका पाकिस्तान है। तो माजरत के साथ मेरा दिल नहीं खफा होता जब मालदार एक पॉलिटिशियन कि पाकिस्तान के कर्जे बढ़ रहे हो, पाकिस्तान की गुर्बत बढ़ रही हो और आपकी फैक्ट्री पे फैक्ट्री लग रही हो और फिर आपके जी केस प्रूफ नहीं हुआ। लेकिन फरमा रहे हैं आपके सबूत सामने भी आने चाहिए ना, वो चीज साबित भी होनी चाहिए। जी पूरा सुन ले, जी पूरा सुन ले कि नैब के कवानीन बने इसलिए थे एक दूसरे को तंग करने के लिए। और मैंने दोबारा बताया कि PTI की जब आई हुकूमत हमारे 2 मंशूर थे, एक के पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस होगा और दूसरा कि नैब को रिफॉर्म करना है। नैब इस तरह नहीं चल सकता। 10 दफा हम बैठे, दोनों अपोजिशन जो मेन जमाते हैं उनके साथ, एक दफा उन्होंने हमारे साथ इस पर कोई मुशावरत नहीं की सिवाय इसके कि पहले NRO दें, पुराने केसेस खत्म करें, तब हम आगे नैब रिफॉर्म पे बढ़ेंगे। आप इनसे पूछ लिया अपने लीडरान से जो असेंबली में बैठते हैं और जो इस पर बात करना चाहते, कोई नहीं करना चाहता क्योंकि उनको अच्छी तरह पता है कि अगर कल को हमारी हुकूमत की नहीं हुई उन्होंने यही इस्तेमाल करना है या हमारे खिलाफ या एक दूसरे के खिलाफ। PDM में जो फॉल्ट साइंस है वो तो आपने देख लिया, तो मैं कमेंट ही नहीं करती हूँ क्योंकि पिछले 3-4 दिन से जो बातें चल रही है टीवी पे वो खुद ही बोलती कि जी GYF में भी फूट आ गई, PTM भी चली गई जो एक ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन है, जमात इस्लामी भी चली गई, रह गई ये जमातें। तो ये आपस में तो पहले एक पेज पे आ जाए, हम क्यों इन पे कमेंट करें? मेरा क्या काम है कि इन पे कमेंट करूं? क्रिटिसिज्म नहीं बनती मेरी। अलबत्ता ये जो नैब की क्रिटिसिज्म करते हैं सर, थोड़ा सा अल्लाह को हाजिर नाजिर मान के किया करें। आपको अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान अदालतों और थानों की क्या हालत है। मालदार अंदर चला गया जेल में, दूसरी क़यामत आ गई पाकिस्तान के लिए। गरीब मर जाए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि गरीब तो बहुत है ना पाकिस्तान, मर जाए क्या फर्क पड़ता है किसी को। ठीक है शानदाना साहब, जरा रुकिएगा, एक ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। आप कह रही हैं कि जब भी हुकूमत पेशकश करती है अपोजिशन को तो अपोजिशन कभी मुस्बत जवाब नहीं देती और फिर रिफॉर्म्स का मामला वहीं रह जाता है। तो रुबीना कायम खानी साहबा के सामने सवाल रखेंगे कि अब अगर हुकूमत ने ऑफर की तो क्या अपोजिशन जमातें इसको मुस्बत जवाब देंगी? एक ब्रेक के प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। शानदाना गुलजार साहबा, रुबीना कायम खानी साहबा, निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो रुबीना साहबा, अब ये फिर नए रिफॉर्म्स लाने के लिए क्यों आप लोग अपोजिशन की जमातें जब हुकूमत पेशकश करती है क्यों नहीं बैठते इनके साथ? एक बार ये रिफॉर्म्स ले आएँ ताकि ये मसला सबके लिए हल हो जाए, ताकि फिर आपको भी शिकायत ना हो। आपकी भी क़यादत नैब के केसेस भुगत रही है, PMLN भी भुगत रही है, एक ही बार बैठ के इस किस्से को तमाम करें। नए रिफॉर्म्स, हमने तो बहुत सारी चीज़ों पे रिफॉर्म्स लेकर आने की बात की है। हम तो बार बार हुकूमत को कहते हैं कि आएँ बैठें इश्यूज़ के ऊपर, हम मतलब हम इवन अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड रखें। लेकिन आपने देखा होगा कि
टीवी पे आके बोलना और अमली तौर पर जो है वो उसको करना बहुत फ़र्क है। और इमरान खान की साहब की जो है तरफ से हमेशा एक सर्द महरी की तरफ का जो है वो सबूत दिया गया है। कभी उन्होंने जो है अपोजिशन के साथ बैठने की बात नहीं की। और हमने तो बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर, इवन कश्मीर इश्यूज़ के ऊपर, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के उसमें इलेक्शन के उसमें जो है रिफॉर्म्स लाने की बात की है। नेब के ऊपर भी आप बैठे, क्योंकि ये नेब का तो एक ऐसा इदारा बन गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को टारगेट करता है जो अपोजिशन में होता है। और जो वक्त की हुकूमत होती है स्पेशली, वो उसके ऊपर जो है वो पूरा उसका कंट्रोल होता है। लेकिन अगर करप्शन वाकई, तो फिर आप हर इदारे में से ख़त्म करें। जो ये ब्लैक शीप्स हैं वो हर जगह पे हैं, उनको फिर आप ख़त्म करें वाकई, अगर आप सीरियस हैं इस चीज़ को, करप्शन को पाकिस्तान से ख़त्म करने के लिए। तो निहाल साहब, ये क्या बिल्कुल आप हमें जब भी बुलाएंगे रिफॉर्म्स करने के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हाजिर है। ठीक है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हाजिर है। निहाल साहब, क्या नून लीग भी हाजिर है? और ये पीडीएम में, निहाल साहब, ये क्या कहीं कोई ब्लैक शीप्स पीडीएम में भी आ गई हैं? मरियम साहिबा जो कह रही हैं कि अब ये सिलेक्टेड का ऑल्टरनेट भी तैयार हो रहा है, मुतबादिल तैयार हो रहा है, तो उस वक्त वो पीडीएम में किसी की तरफ इशारा कर रही हैं या फिर कोई और है उनका इशारा? देखिए जी, बहुत सारे इशारे हैं। मसलन मुझे तो नजर आता है शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो भी पर तोलते हैं वजीर आजम बनने के लिए, क्योंकि पहले भी वो वजीर खारजा थे जब पीपल्स पार्टी में शामिल थे। माशाल्लाह वो खासी पार्टियों में रहते रहे, कहीं भी जहाँ से भी उनको वजीर आजम बना दिया जाए तो हो सकता है वो भी हो। जहांगीर तरीन साहब और उनके भी जो लोग हैं वो भी इस तरह से सोचते हो। तो ये तो मरियम साहब, अभी वो करप्शन की बात हो रही थी, मैं बताऊं करप्शन सिर्फ ये नहीं होता है कि आप कहीं से रिश्वत लें। आप अपने ऑफिस को अगर मिसयूज करते हैं ना अपने किसी जाती दोस्त के लिए, चाहने वाले के लिए, वो भी करप्शन होता है। आपको याद होगा कि साकिब निसार साहब जब रिटायर्ड हो जाते हैं तो उनके लिए एक स्पेशल पैकेज बन के जाता है इमरान खान साहब के पास, क्योंकि उन्होंने उनको जैसा तैसा सादिक और अमीन करार दिया था और उनको वो मराद दी जाती है जब पाकिस्तान की तारीख में किसी भी जज को नहीं दी गई है, किसी और को नहीं दी जा रही है। तो ये भी एक करप्शन है। और करप्शन ये इमरान खान साहब अपने उन लोगों को, सपोर्टर्स को, फैसिलिटेटर्स को, एटीएम कार्ड को, इन सब की इस तरह की फैसिलिटीज दे रहे हैं। अब आपने जो कहा पीडीएम के हवाले से जो बात करें, नहीं पीडीएम माशाल्लाह ठीक थी। पीडीएम किसी सियासी जमात की मोहताज नहीं है। पीडीएम पाकिस्तान की आवाम की है। पाकिस्तान की, इसका नाम क्या है? इसका नाम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक मूवमेंट नहीं है, इसका नाम है पाकिस्तान डेमोक्रेट मूवमेंट। और डेमोक्रेट कहते हैं अवाम को, जमहूर को डेमोक्रेट, और जमहूर कहते हैं अवाम को। तो ये तो अवाम की एक मूवमेंट है, ये रुकेगी नहीं, ये आगे इसने बढ़ना है। क्योंकि जिस अवाम के साथ जो जोर हो रहा है, जो जबर हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, जो महंगाई का एक तूफान को खड़ा हुआ है, जो IMF से डिक्टेशन लिया जा रहा है, तो पीडीएम तो नहीं रुकती है। ये एक तहरीक चल पड़ी है, सैलाब है। निहाल साहब, अगर 4 अप्रैल को अगर फैसला आता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी इस्तीफे नहीं दे रही, तो फिर माइनस पीपल्स पार्टी पीडीएम चलती रहेगी या फिर बकिया लोग इस्तीफे आ जाएंगे और पीपल्स पार्टी बगैर इस्तीफों के पीडीएम के साथ चलती रहेगी? क्या फैसला होगा फिर? सर, मैं ज्योतिषी तो नहीं हूँ, मगर ये आपकी नजर में होना क्या चाहिए? देखिए, किसी के बारे में गलत गुमानी और किसी के बारे में गलत बात करना ये नामुनासिब होगा। पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल फोर्स है, उनका एहतराम है, उनका अपना मंशूर है, उनकी सोच है। आप भी और हम भी इंतजार करते हैं 4 अप्रैल के बाद जो बेहतर होगा। जल्दी कोई नहीं है, जल्दी शताब्दी करते हैं, 4 अप्रैल तक देख लेंगे। जो भी उनका फैसला होगा वो काबिल एहतराम। लेकिन नाज़िर साहब, इसमें गलत बात तो कोई नहीं है, वो इस्तीफा दें या नहीं दें, दोनों सूरतों में गलत तो कुछ भी नहीं है, उनकी अपनी चॉइस है। जी, ये तो वहाँ पे पीडीएम के जो सरबराहान है वो बैठ के फैसला करेंगे कि वो जो कर रहे हैं या उनके साथ है, वो उनके साथ है। जैसा आपने सवाल किया था कि कौन किसके साथ हो जाएगा, ये तो 4 तारीख के बाद जब पीडीएम का इजलास होगा उसमें फैसला किया जाएगा। सही। और निहाल साहब, अब ये सेनेट में अपोजिशन लीडर अब नून लीग और पीपल्स पार्टी अलग अलग लेकर आ रहे हैं। पहले जो फैसला हुआ था, मरियम साहिबा ने बताया कि नून लीग का फैसला हुआ था, अब पीपल्स पार्टी भी अपना कैंडिडेट ला रही है, तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी? वोट शायद पीपल्स पार्टी के पास, वहाँ नंबर गेम ज्यादा हो सेनेट में। नहीं, देखिए, शायद 1-2 वोट तो पीपल्स पार्टी के पास ज्यादा हो, मगर जब लीडर ऑफ द अपोजिशन की बात होती है तो उसमें ये देखा जाता है कि अपोजिशन की बाकी जमातें, टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस, वो किसके साथ खड़ी है। तो ये भी बताना अभी कबल वक्त होगा। मगर ये बात ठीक आपकी है
कि ये तय हो चुका था कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी से, सीपी चेयरमैन JUI से और लीडर ऑफ द अपोजिशन मुस्लिम लीग नून से। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारे डोमा है, जो जिम्मेदारान है, वो अपने अपने कमिटमेंट को ऑनर करेंगे और ये मसला भी ऐसे तरीके से हल हो जाएगा। सही। तो रुबीना साहब, जब ये पहले तय हो गया था कि ज़ाहिर नून लीग अपना सेनेट में ऑपोजिशन लीडर लेकर आएगी, क्योंकि चेयरमैन का इंतखाब आपकी जमात लड़ रही थी, मौलाना साहब डिप्टी चेयरमैन ला रहे थे, अब आप लोगों ने फिर क्यों डिसाइड किया कि हमारा अपना अलग से ऑपोजिशन लीडर होगा और फिर ज़ाहिर नून लीग के मुकाबले पे वो आएगा और दोनों जमातें आपस में आमने सामने आ गई हैं? क्यों ये सूरत हाल पैदा हुई है गिलानी साहब के हारने के बाद? नहीं, ऐसा नहीं है और ये बिल्कुल अभी इसका फैसला हुआ नहीं है। ये कबल अज़ वक्त ये र्यूमर्स फैलते हैं और ये मैं समझती हूँ कि बिल्कुल PDM के साथ बैठ के ही इसका जो है लाए अमल बनाया जाएगा कि अपोजिशन लीडर किसका होगा, आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का या नून लीग का। ये जो भी होगा वो मुश्तरका फैसला होगा, ये लाए अमल मुश्तरका होगा और इंशाल्लाह जो है वो ये तो कबल अज़ वक्त इस तरह के र्यूमर्स फैलते रहते हैं दरारें डलवाने के लिए लोगों को, वैसे मतलब स्पेशली जब इतना बड़ा अलायंस हो। तो ये बातें तो मे बी के हो सकता है कि हुकूमत की तरफ से भी फैलाए जा रहे हों ये र्यूमर्स, लेकिन इसमें कोई सदाकत नहीं है। नहीं रुबीना साहब, लेकिन र्यूमर्स वहीं ज़ाहिर जहाँ कुछ होता है वहीं से आग लगती है, जहाँ वहीं से धुआं उठता है ना। जरदारी साहब का वो बयान भी, कल राना साहब का आपने बयान सुना होगा कि PDM में इस वक्त जो भी सूरत हाल पैदा हो रही है वो ज़िम्मेदार वो शख्स है जिसने जरदारी साहब के उस बयान को मीडिया में लीक किया। बयान तो जरदारी साहब का अपनी जगह पर था, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता जरदारी साहब ने मुतालबा नहीं किया था मियां साहब से वापसी का। तलखियाँ वहीं से शुरू हुई हैं, तो कुछ होता है तभी धुआं उठता है। देखिए, मैं ये कहूँगी कि हर सियासी जमात का एक अलग मैनिफेस्टो होता है, एक अलग विज़न होता है, उसमें इख्तलाफात राय हो सकती है और वो बैठ के सॉर्ट आउट भी होती रही हैं। आप देखें कि माजी में काफ़ी जो है चीज़ें जो ख़ास तौर पर हमेशा होता था कि नून लीग की तरफ से भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स ऐसे आते थे, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा उनके साथ जाके बैठी है मुल्क को, कौम के मुफाद के लिए। तो अभी भी हम जो है वो कोशिश करेंगे कि मुफाहमत के ज़रिए जो है तमाम बातों का जो है वो हल निकाला जाए, क्योंकि इनमें इन चीज़ों में अगर सियासी पार्टीज़ में स्पेशली PDM में अगर किसी भी तरह से अगर कोई भी वो दरार आती है तो वो मुल्क व कौम के लिए जो है मुफाहमत के जरिए आप लोग कोशिश करेंगे। हमें अपने मुफादात से निकल के जो है मुल्क व कौम का जो है वो मुफाद देखना चाहिए और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पर बिल्कुल जो भी सियासी जमातें हैं वो देखेंगी और एक मुश्तरका लाए अमल बनेगा तो जो है उसके बाद ही कोई फैसला। तो शानदाना साहिबा, क्या हुकूमत भी इस वक्त लीडर सेनेट में, शानदाना साहिबा, हुकूमत भी क्या इस वक्त मुल्क का मफाद देखेगी? 26 मार्च को अभी हज़ारों लाखों की तादाद में कारकुनान ले जाने का मौलाना साहब ने ऐलान कर दिया है। मरियम साहिबा ने भी कहा है कि तमाम लोग मेरे साथ चलें। तो अब आज NCOC ने तो नई पाबंदियाँ लगा दी हैं, SOPs को मज़ीद सख्त कर दिया है, कोरोना फैल रहा है। ये हज़ारों लाखों की तादाद में जब लोग जाएंगे तो हुकूमत कहीं कोई एक्शन लेगी? देखिए, आपको इन PDM की जमातों का पब्लिक से जो अलेजिड गमराजी है और प्यार है और दुख है, उसी से देख लें कि हजारों लाखों की तादाद में लोग ये लेके जाना चाह रहे हैं कि उनको कोरोना हो जाए। इनको तो होना नहीं है, ये तो बच जाएंगे, तो बाहर मुल्क जाके अपने बाहरी पासपोर्टों के साथ कुछ ना कुछ कर लेंगे, खासकर इनके अनइलेक्टेड मेंबर्स। दूसरा ये देख लें कि हिम्मत मर्दार जैसे हम कहते हैं, किधर गई वो? आपके जो लीडर्स होते थे, जो किसी कदर के लीडर्स थे, वो अकेले जाके खड़े होते थे बंदूकों तोपों के सामने। ये एक अदालत जज के सामने से डर रहे हैं। और एक बात याद रखिएगा अरबाब साहब, मैंने अपनी छोटी सी मुख्तसर से पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, लेकिन जिंदगी में मैंने ये चीज देखी है, जब आप झूठ बोलेंगे ना आप एक्सपोज हो जाएंगे। 1 साल लगेगा, 2 लगेगा, 5 लगेंगे, झूठ कभी छुपता नहीं है, वो हमेशा एक्सपोज हो जाता है, फाश हो जाता है। रही बात ये जो जजेस को प्रेफरेंस देनी चाहिए, ये मैंने एक बात देख ली नून लीग की माजरत के साथ, तमाम इनके जो है कारकुनान, उनकी मैं बात नहीं करी, बट बाय एंड लार्ज उनकी लीडरशिप को क्लोजली फॉलो करते हैं कि जज वो अच्छा जज है जो इनके केस माफ करवा दे, जर्नल वो अच्छा जर्नल है जो इनके पैसे माफ करवा दे। मैं जनरल ज़िया और जनरल जिलानी की बात कर रही हूँ। सिविल सर्वेंट वो अच्छा सिविल सर्वेंट है जो इनके काम करे, थाना वो अच्छा है जो इनको माफ कर दे। तो जब आपकी सोच ये है कि हम बादशाह हैं इस मुल्क के और बाकी सब हमारे गुलाम है, तो फिर तो यही होगा, फिर तो यही सोच रहेगी। और इस याद रखिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में जब एक आया था तूफान, जब फिरौन से निजात पड़ी थी कौम को, उसके बाद एक और इम्तिहान कौम पे आया था जो किसी उस पर बात नहीं करता।
वो ये था कि वो जो गुलामों की कौम थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब उनको फिरौन से बचा के ले गए सहरा में, तो उन्होंने फिर ये कहा आइंदा कि जी हमें हिम्मत नहीं है कि हम जेरूशलम जाए, प्रॉमिस लैंड लाए, इजराइल जाए, अपनी जमीन अपनी जायदादें वहां से लें, वहां पे अटैक करें, क्योंकि हमें वो हिम्मत ही नहीं है। माजरत के साथ जो करंट में देखती हूँ ना, जो माइंडसेट है पीडीएम का, वो भी ये अजीब सा गुलामाना माइंडसेट है। पीडीएम को देख लें, नफरत है सारी दुनिया को उस पॉलिटिकल पार्टी से, बट उसने अपनी एस्टैब्लिश कर ली एक रिट। चलें, पॉइंट आपका आ गया। शांदाना साहब बहुत शुक्रिया, शांदाना गुलजार साहिबा, रुबीना कायम-खानी साहिबा और निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और 26 मार्च को अब मरियम नवाज साहिबा की है, जिसमें हज़ारों लाखों की तादाद में कारकुनान ले जाने के दावे हो रहे हैं। और दूसरी जानिब एनसीओसी ने कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र अब पाबंदियां मजीद सख्त करने का फैसला कर लिया है। तो अब उस दिन क्या सूरत हाल बनेगी और ये कल से जो पाबंदियां सख्त हो रही हैं, इस पर गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी आते ही वफाकी हुकूमत ने 1 मार्च से SOPs पर अमल यकीनी बनाते हुए तमाम पाबंदियां खत्म कर दी थीं। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की जानिब से ऐलान किया गया था कि 1 मार्च से मुल्क भर के तमाम तालीमी इदारे हफ्ते में 5 रोज़ खुलेंगे। NCOC ने मुल्क भर में कोरोना वायरस की वजह से बंद मज़ारात, शॉपिंग मॉल्स की टाइमिंग्स बढ़ाने और होटल्स में कोरोना SOPs के साथ इनडोर डाइनिंग की इजाज़त भी दे दी थी। लेकिन पाबंदियों में नरमी के बाद कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने तेजी से अपना असर दिखाना शुरू कर दिया, जिसके बाद आज NCOC ने मुल्क भर में रात 8 बजे के बाद तमाम कारोबारी सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी है। सिनेमा घर और मज़ार तो मुकम्मल तौर पर बंद होंगे। खेलों, मेलों, सकाफती सरगर्मियों और दीगर इवेंट्स पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। NCOC की जानिब से यह बताया गया है कि तमाम पाबंदियां 11 अप्रैल 2021 तक नाफिज रहेंगी और 7 अप्रैल को इस बात का जायजा लिया जाएगा कि पाबंदियों को बरकरार रखना है या नहीं, जबकि तालीमी सरगर्मियों के हवाले से 24 मार्च को जायजा लिया जाएगा और उसके बाद किया जाएगा कि स्कूल्स हफ्ते में कितने दिन ओपन रखने हैं, जिस तरह से गुज़श्ता ऐलान हुआ था उसी को कंटिन्यू करना है या फिर इसमें भी कहीं कोई तब्दीली लानी है। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर अमजद अली सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन है इंटरनेशनल प्रोफेशनल काउंसिल UK के और हेल्थ एडवाइज़र भी हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब डॉक्टर साहब, ये सूरत हाल, ये तीसरी लहर आई है, ये एकदम से इसने अपना असर दिखाना शुरू किया। अभी कुछ अर्से पहले ही ये पाबंदियाँ हटी थी SOPs की, थोड़ा सा लोग अपनी मामूल की ज़िंदगी की तरफ आए थे, लोगों ने बहुत ज़्यादा बदएहतियाती कर दी, या फिर ये इस तीसरी लहर की कोई शिद्दत है कि जिसकी वजह से एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ रहा है? डॉक्टर साहब देखिए, थैंक यू वेरी मच कि आपने जो है ना मुझे अपने प्रोग्राम में लिया है, मैं इसका बहुत आपको शुक्रगुजार हूँ। ये जो आपने कोरोना की जो थर्ड लेयर की इन पाकिस्तान में जो बात करी है, ये ओबियसली हुआ। इसके पीछे बैकग्राउंड ये है कि जब कोरोना की थर्ड वेव UK में आई थी तो बहुत सारे लोगों को जो है ना एक गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिया था, क्योंकि यहाँ पे टोटल तौर पे मुकम्मल तौर पर एक प्रॉपर लॉकडाउन था, जिसकी वजह से सारे बिजनेसेस बंद थे, शॉप बंद थी, स्कूल बंद थे और लोगों का आपस में मिलना जुलना और इंटरेक्शन सीरियसली तौर पे जो था वो बंद था। लोगों को अलाउ नहीं था कि वो अपने घरों में किसी को बुलाएं या घर किसी से बाहर जाएं या किसी के साथ मीटिंग करें। इवन के पार्क में या किसी और जगह में भी वो एक से ज़्यादा अपनी एक्सरसाइज के लिए नहीं जा सकते थे। तो यहाँ के UK के मुकामी लोग जो इस माशरे में रह रहे थे, उनको चूँकि वो स्मॉल बिजनेसमैन थे, बहुत सारे लोग जो थे वो छोटे प्रोफेशन से ताल्लुक रखते थे, तो उनके पास ये ऑप्शन मौजूद था। चूंकि गवर्नमेंट जो थी उनको एक ले ऑफ दे रही थी, एक पैकेज दे रही थी, जिसकी वजह से उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रही थी। तो उन्हें कहा अगर हम बेहतर है कि पाकिस्तान जाते हैं, वहाँ पे वक्त गुजारते हैं फैमिली के साथ और वो थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे, उनका काम में ज़िंदगी चलता रहेगा। और थोड़ा पाकिस्तान में उस वक्त जो है ना बेटर प्रोटेक्शन थी और कोरोना इतना सीरियस इशू नहीं था पाकिस्तान में। लेकिन हुआ ये कि चूंकि यहाँ पे जो कोरोना की जो न्यू मोटेटेड फॉर्म आई थी UK में, जिसकी वजह से वायरस जो था जो कि कोरोना का COVID-19 वो तकरीबन 0.7 डिग्री जो ना थोड़ा सा म्यूटेट हुआ था, जिसकी वजह से उसका जो फायरिंग अटैक जो था वो तकरीबन 200 टाइम्स जो ना डबल था एज कम्पेयर टू जो फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर में जो कोरोना की सिचुएशन।
अब ये पाकिस्तानी जब पाकिस्तान गए और उन्होंने जो है ना वही अपनी सोशलाइजेशन करी, लोगों के साथ मिक्सिंग करी, बच्चों के साथ आना जाना हुआ। जी, तो डॉक्टर साहब अब ये फिर बताइएगा कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर ऐसे फौरी तौर पर इकदाम क्यों नहीं उठाए कि जिन लोगों में ये वायरस हो सकता था या उस वक्त तक कि जब तक सबको मैक्सिमम लोगों को चेक नहीं कर लिया जाता, उस वक्त तक फिर ट्रैवलिंग को रोका जाता, दूसरे मुल्कों में जो लोग जाना चाहते थे उनको रोका जाता, उनको पाबंद किया जाता कि वो यहीं पर मौजूद रहें। देखिए, ये पब्लिक जो लॉ है, जो एक फ्रीडम लॉ है, उसकी वायोलेशन है। जब तक कि कोई एक सीरियस किस्म के इश्यू ना हो, कोई भी गवर्नमेंट इस किस्म के जो लॉज को अप्लाई नहीं कर सकती। एयरलाइंस के अपने रूल एंड रेगुलेशन भी होते हैं, लेकिन आप ये देखें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को खुद भी जो है, हालांकि उन्होंने नवंबर दिसंबर से लॉकडाउन शुरू कर दिया था, उसके बावजूद भी है प्रेस में बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म है कि वो थोड़े लेट थे प्रॉपर टोटल शटडाउन करने में, वो थोड़े से स्लो थे और नहीं ये थोड़ा 4 वीक्स पहले कर देना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तो इंटरनेशनल कवरेज थी, दुनिया भर में ही पता था कि यूके का वायरस जो है ना म्यूटेटेड वायरस है, हाईली इफेक्टिव है और इसमें स्प्रेडिंग ज्यादा है। तो ये तो उनकी जो गवर्नमेंट का, पाकिस्तान की गवर्नमेंट या दूसरे ममालिक की गवर्नमेंट का काम था कि ये उन फ्लाइट को मॉनिटर कंट्रोल करते और उन लोगों को मॉनिटर करते जो कि पॉसिबल है कि उनके जरिए वायरस फैला, और वायरस तो फैला पाया। डॉक्टर साहब, जाहिर है कि अब ये वायरस जब ये तीसरी शक्ल जो फैली है, उससे पहले वैक्सीन भी आ चुकी थी पाकिस्तान में, अभी सिर्फ हेल्थ लाइन वर्कर्स को और जो 60+ के लोग हैं एज में, उनको ये अभी तक ये वैक्सीन अवेलेबल है। तो वही वैक्सीन क्या इफेक्टिव रहेगी इस वायरस के, इस नई शक्ल के खिलाफ भी, जो कि वो पिछली जो शक्लें थीं, जो एक नॉर्मल कोविड था उसके खिलाफ ये वैक्सीन दरियाफ्त हुई थी, या इसके लिए फिर अलग से कोई रिसर्च करनी पड़ेगी और किसी नई वैक्सीन का इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, मैं आपको सच हकीकत ये बताता हूं कि ये चाइना की जो वैक्सीन जो डेवलप हुई है, ये कोविड-19 की वो वायरस की मैपिंग पे हुई है जो कि फर्स्ट वेव में था, और रशिया की जो भी वैक्सीन जो डेवलप हुई है उसकी मैपिंग उसी पे हुई है जो कि फर्स्ट वेव थी। फाइजर की जो 1-8 महीने में न्यू वैक्सीन आने वाली है जो कि इफेक्टिव होगी, न्यू वेरिएंट ऑफ यूके वायरस और साउथ अफ्रीका और ब्राजील वायरस। तो उसमें हमें वेट करना पड़ेगा। लोगों को ये समझना चाहिए कि ये एक कंटिन्यूअस प्रॉब्लम है। आपको वैक्सीनेशन, इसमें प्रोटेक्शन पुराने वायरस पे आपको कर रहा है तकरीबन 50-60%, सेकेंड डोज के बाद आपको 70-80% आपके पास एक डेटा मौजूद है। और अगर आप 100% चाहते हैं करने के लिए, जो कि आपके पास मुमकिन नहीं है कि रिसोर्सेज और आपके पास इतनी सप्लाई मिल सके, आपको 3 मंथ में जो ना 3rd वैक्सीनेशन करानी है, ताकि आप 90% ये जो तीसरी शक्ल है, इसका स्प्रेड प्रोसेस, इसका स्प्रेड रेट भी उतना ही है या उससे थोड़ा ज्यादा है? वो जो एक फर्स्ट फेज था, सेकंड फेज था, ये उससे तेजी से फैल रहा है लोगों में? देखिए, एक वायरस जब किसी इंसान के जिस्म में चला जाता है तो विद इन फ्यू मिनट वो आपके अंदर मिलियन फोटोस्टेट सेम वायरस की बना देता है। अब अगर वो आदमी खांस रहा है या कफ कर रहा है या टच कर रहा है या किसी और से मिक्सिंग कर रहा है, तो आप इमेजिन करें उस एनवायरनमेंट में कितने वायरस जो है ना वो स्प्रेड हो सकते हैं। तो उसका अगर आपके घर से लेके अगर वो 10 मील के जाता है, पैदल जा रहा है या दुकानों में शॉप कर रहा है, तो उन इलाकों में वो अपने साथ वो वायरस को स्प्रेड करने की कैपेसिटी रखता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमजद अली सैयद साहब, यूके से हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि किस तरह से बरतानिया से ये नई शक्ल का वायरस अब पाकिस्तान मुंतकिल हुआ है, चूंकि बहुत सारे लोग पाकिस्तान वापस आए बरतानिया से और उसके बाद यहाँ सूरत हाल इतनी ख़राब हुई कि आज NCOC को ऐलान करना पड़ा कि अब मुकम्मल तौर पर हर कारोबार 8 बजे बंद कर दिया जाएगा। अब इसके बाद क्या सूरत हाल पैदा होगी, चूँकि आगे रमज़ानुल मुबारक है। अतीक मीर साहब ताजिर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। अतीक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो ऐलान हुकूमत की जानिब से किया गया है, ज़ाहिर है अब इस पर इतलाक होगा, 8 बजे कारोबार बंद हो जाएगा, आगे रमज़ान आ रहा है। किन मुश्किलात का सामना अतीक साहब को करना पड़ सकता है और क्या SOPs फॉलो नहीं की जा रही थी मार्केट्स में, शॉपिंग मॉल्स में, दुकानों में? देखिए, जहाँ तक SOPs के फॉलो करने की बात है तो गुज़िश्ता लहर में भी आपने देखा, ये तो एक एतराफ़ हकीकत है कि SOPs पर अमल नहीं होता। खुले बाजारों में आप देखते हैं जिस तरीके से भीड़ और लोगों का आपस में सोशल डिस्टेंसिंग का ना होना, ये तो एक मामूल की बात है। ये कराची में तो मैंने कभी भी नहीं देखा। बाकी रहा कुछ मॉल्स में, बाज़ दुकानों पर, बड़े कारोबार पे SOPs पे अमल हो भी रहा है
और बहुत लोग अब रफ्ता रफ्ता वो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और उसके अलावा दीगर जितने भी एहतियात कोरोना से बचाव के तहत तो कर ही रहे हैं। रही बात इसके एक तीसरी लहर, इसमें जो शिद्दत है यकीनन फिक्र अंगेज है। जितनी हुकूमत के लिए जिस तरह एनसीओसी ने बयान किया, यकीनन उसमें हमने हमेशा कोशिश की कि हम उनकी तमाम हिदायत को फॉलो करें। और ये कौमी मसला है, एक बहरान है और सारी दुनिया इससे दो चार है। सही। तो हम बिल्कुल हुकूमत के साथ हैं, हुकूमत की भरपूर हिमायत करते हैं कि जो भी SOPs इसके लिए मुतय्यन किए गए हैं उस पर अमल करने और करवाने की कोशिश करें। लेकिन अतीक साहब, अब ये बताएं कि ज़हनी तौर पर फिर किस हद तक आप लोग तैयार हैं? चूंकि पहले भी ऐसी हुआ था लॉकडाउन में, वो पहले आपका टाइम 8 बजे तक किया गया, फिर 6 बजे, फिर 5 बजे, तो फिर उसमें ताजिरों की जानिब से फिर एक रिएक्शन भी सामने आता है। तो अब क्या ज़हनी तौर पर प्रिपेयर आप हो गए हैं कि आगे रमज़ानुल मुबारक में ये टाइमिंग्स और शॉर्ट हो जाएंगी, चूँकि उसमें फिर लोग निकलते हैं एक साथ, एक वक्त में कई लोग निकलते हैं, तो उसमें फिर प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होती हैं? देखिए, जहाँ तक रमज़ानुल मुबारक से कबल की बात है तो 8 बजे कोई कबात नहीं है, क्योंकि बड़ा बहरान है। यकीनन कोरोना की वबा ने इस वक्त पाकिस्तान को हिला के रख दिया है। इस अज़ियतनाक सूरत हाल से हम भी दो चार हैं और यकीनन हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन 8 बजे का जो वक्त है उसके साथ हम देखते हैं कि इंतजामिया, पुलिस, मजिस्ट्रेट्स ये 7:30 बजे से मार्केटों में दंदनानी शुरू हो जाते हैं। अब भारी जुर्माने करते हैं, रिश्वतें बटोरी जाती हैं, पूरा निज़ाम तहस नहस कर देते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए भी हुकूमत को इक़दाम करने चाहिए। दीगर ये कि रमज़ानुल मुबारक तक तो ये बात ठीक है, लेकिन पहले अशरे के बाद ये 9 बजे की खत्म होनी चाहिए, इसलिए कि पूरे साल में एक ऐसा त्यौहार आता है जिससे मनाना हर मुसलमान का हक है। बेशक उसमें एहतियात की जाए, उसमें अवाम की भी जिम्मेदारी है, खरीदार की भी और दुकानदारों की भी, कि वो ऐसा कोई भी अमल ना करें जिससे बेहतियाती हो। ये जो आज 9% की शरह से कोरोना फैला है, ये इसमें मजीद बढ़ने ना पाए। यकीनन ये पाकिस्तान क्या दुनिया की सारी दुनिया में 9% एक मौलिक है, हौलनाक है। दूसरी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हफ्ते और इतवार की 2 छुट्टियां ये कतई तौर पर काबिल कबूल नहीं है। इसमें हफ्ते की छुट्टी को खत्म करना चाहिए। अगर 8 बजे की सख्ती है तो फिर हफ्ते की छुट्टी को खत्म करना चाहिए। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया अतीक मीर साहब, आपका ताजिर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। और साहब के मुकम्मल तौर पर ताजिर बरादरी को इस बात का इदराक है कि मुल्क को इस वक्त एक बड़े बहरान का सामना है कोरोना की शक्ल में, और ताजिर बरादरी NCOC के इस फैसले को खुले दिल के साथ तस्लीम करती है। लेकिन रमज़ानुल मुबारक में हुकूमत को कुछ ताजिर बरादरी के लिए भी सोचना पड़ेगा। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।